यस बच्चों, तो लीनियल एसेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एसेंडेंट्स में जैसे हो गए मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर। डिसेंडेंट्स में क्या हो गए? सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। फिर लिखा है एनी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट्स ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। ये तो उसके खुद के हो गए इंडिविजुअल के, और फिर उसके स्पाउस के भी, जो वो भी रिलेटिव कंसिडर होंगे। फिर बी से एफ तक जितने भी लोग हैं उनके स्पाउसेस को भी रिलेटिव में इंक्लूड किया गया, ठीक है ना, वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। वेदर मदर्स पेरेंट्स शैल बी इंक्लूडेड इन लीनियल एसेंडेंट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिस्प्यूट है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन ऑफ लॉ का आंसर कौन करता है? कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। खैर इसके ऊपर नहीं जाते ज्यादा। तो ये तो हमने देखा कि रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। किसी को भी मिले, कभी भी मिले, एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना, फुली एग्जाम्प्ट है। रिलेटिव कौन कौन से हैं वो हम लोगों ने देख लिया। Next point is, if any individual has received any gift from any person of any amount on the occasion of his her marriage। भाई मैरिज पे मिलने वाला गिफ्ट भी पूरी तरह से एग्जाम, लेकिन किसको मिलना चाहिए? जिनकी मैरिज हो रही है उनको मिलना चाहिए। अगर किसी और को रिसीव होगा तो, हाँ जी, मान लो उनके पेरेंट्स को मिल रहा है गिफ्ट, को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो उस केस में क्वेश्चन आया है सर, रिलेटिव से अगर 60,000 का गिफ्ट मिले तो एग्जाम होगा? बिल्कुल हो। रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट किसी भी वैल्यू का हो पूरी तरह से एग्जाम, ठीक है ना, किसी भी वैल्यू का हो पूरी तरह से क्या होगा? एग्जाम होगा। इसमें 50,000 वाला ना हमारा कंसर्न नहीं। रिलेटिव से जो भी गिफ्ट मिलेगा पूरी तरह से एग्जाम होगा। ऐसे ही मैरिज पे जो गिफ्ट मिलेगा, जो गिफ्ट मैरिज पे मिलेगा वो भी पूरी तरह से एग्जाम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, इफ एनी इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एनी अमाउंट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज हर मैरिज, वो एग्जाम। लेकिन वही अगर पेरेंट्स को रिसीव हो रहे हो, इफ गिफ्ट इज रिसीव बाय पेरेंट्स ऑफ सच इंडिविजुअल, इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल। भाई जिसकी शादी हो रही है उसको मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है, अगर उनके पेरेंट्स को मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, मैरिज एनिवर्सरी पे मिलने वाला गिफ्ट क्या है? टैक्सेबल। क्या होगा? टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर। इसके अलावा गिफ्ट अंडर ए विल, इनहेरिटेंस, बच्चों ये भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ और डोनर ऑफ और डोनर। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ का मतलब होता है कि भाई कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि इमीडिएट फ्यूचर में उसकी लाइफ एंड हो सकती है। जो पर्सन दे रहा है इमीडिएट फ्यूचर में उसकी लाइफ एंड हो सकती है, कुछ ऐसी सीरियस इलनेस हो गई है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जल्दी उसकी क्या हो सकती है? लाइफ एंड हो सकती है। फिर क्या लिखे? फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी और चैरिटेबल हॉस्पिटल और चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल ट्रस्ट और अदर सिमिलर। बच्चों यहाँ पर हम लोग एग्जाम की बात करें तो ये सब एग्जाम है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए एग्जाम वाले। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। बच्चों ये प्रॉपर्टी वर्ड कहाँ यूज हुआ? ये प्रॉपर्टी ना ऊपर यूज, यहाँ पर देख, गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बच्चों इमूवेबल प्रॉपर्टी तो हमें पता है, अब ये जो प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसका क्या करना है? लेट्स चलते हैं पॉइंट। Explain the meaning of property. Property means the following capital asset of the assets, namely immovable property being land or building। बच्चों वैसे प्रॉपर्टी में तो इमूवेबल भी आती है, बट ऊपर क्या लिखा था? एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। फाइन। क्या आएगा इसमें? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगे, ज्वेलरी भी इंक्लूड होगी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस भी इंक्लूड होंगी, ड्राइंग्स भी इंक्लूड होंगी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, ठीक है ना। अब ये बुलियन क्या होते हैं? ये बिस्किट, ब्रिक, बार्स, गोल्ड या सिल्वर के बने हुए ब्रिक्स, बिस्किट, बार्स, ये सब बुलियंस कंसिडर होते हैं, बुलियन, ठीक है ना। ये सब प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगे। डन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। अब थोड़ी बहुत थ्योरी बची है और एग्जांपल्स शुरू हो जाएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा क्योंकि अब प्रैक्टिकल शुरू होंगे, तो धीरे धीरे सब वीडियो ऑफ कर लेते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी भी कुछ बच्चों की वीडियो कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, सीमा, यस बच्चों ध्यान दें। बच्चों जहाँ वीडियो ऑफ करोगे मैं आप लोगों को वेटिंग रूम में या फिर रिमूव कर दूंगा, ठीक है ना। डन। ध्यान देना, अब हम बात क्या कर रहे हैं बच्चों। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव गिफ्ट ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी, जो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी है तो टैक्सेबल है, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो टैक्सेबल भी। सर ये तो बड़ी मजेदार चीज हो गई, मतलब अगर गिफ्ट मिल रहा है लेकिन वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा तो वो टैक्सेबल ही नहीं है। मतलब वैल्यू अगर 50,000 को एक्सीड कर जाए तो भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा। बच्चों कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ, देखो क्या लिखा है। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव गिफ्ट ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी,
इट विल नॉट बी टैक्सेबल। एग्जाम्पल मोटर कार, भाई मोटर कार नहीं लिखा हुआ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में। और प्लांट एंड मशीन और वॉच और मोबाइल फोन, ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान देना। तो ये तो टैक्सेबल नहीं होंगे। जो प्रॉपर्टी में नहीं है, जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं है, वो टैक्सेबल भी नहीं है। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स रिसीव्ड ए मोबाइल फोन वैल्यू ₹70,000। बच्चों वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रही है, लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में है? आंसर इज नो। और जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं है, चाहे उसकी वैल्यू 50,000 को एक्सीड भी कर रही है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो X received a mobile phone valued ₹70,000 from his friend. In this case, it will be exempt from income tax. Next question देखो। Write a note on taxability of gift received by HUF। बच्चों अगर तो HUF को मिल रहा है, ओके निश्चा, यस बच्चों, अगर HUF को, हाँ जी, गिफ्ट मिल रहा है अपने ही मेंबर्स से। मेंबर्स मीन्स को पार्टनर्स। HUF में कौन होते हैं? को पार्टनर होते हैं। HUF के मेंबर्स का मतलब क्या होता है? उसके को पार्टनर। HUF एक फैमिली बिजनेस है, तो उसके मेंबर्स, उसके को पार्टनर्स कौन होंगे? फैमिली मेंबर्स, है ना। ठीक है, अगर HUF को मेंबर से कुछ रिसीव हो रहा है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो। इफ एनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज रिसीव्ड एनी गिफ्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट विल बी एग्जाम्ड from income tax. Example, one HUF has received cash gift of ₹10 lakh from one of its members. It will be exempt फ्रॉम इनकम टैक्स। लेकिन इसका वाइस वर्सा हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो अगर HUF अपने मेंबर्स को दे रहा है तो एग्जम्पशन नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? इफ HUF हैज गिवन गिफ्ट टू इट्स मेंबर्स, इट विल बी टैक्सेबल। मेंबर्स HUF को देंगे तो एग्जम्प्ट है। HUF अगर अपने मेंबर्स को देगा तो टैक्सेबल है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बच्चों क्या स्टॉक इन ट्रेड भी टैक्सेबल होता है? लेट्स सी, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी एसेट on stock in trade, it will not be taxable as gift. Example, Mr. X is a dealer in gold and he has purchased gold for ₹20 lakh। बच्चों इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? मान लो मार्केट वैल्यू ज्यादा भी है। देखो यहाँ पर क्या, हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू से ही तो कंपेयर करते थे। फेयर मार्केट वैल्यू 27 लाख है, खरीदा कितना, कितने में? 20 लाख में। तो अभी हम पहले ये पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो डिफरेंस होगा, अगर वो 50,000 रुपए को एक्सीड कर रहा है, तो वो एज अ गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। कि जो हमने खरीदा उसको हम मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू से, और डिफरेंट अगर 50,000 को एक्सीड कर रहा है, तो वो एज अ गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। बच्चों ये अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन आया बच्चों, सर अगर HUF गिफ्ट दे रहा है तो ये एक्सपेंस है रिसीवर के लिए। अगर, एक मिनट सर, HUF गिफ्ट दे रहा है तो ये तो एक्सपेंस है रिसीवर के लिए, टैक्सेबल होना चाहिए, ना कि HUF के लिए। बच्चों इस टॉपिक पे डिस्कस करना बनता है। देखो HUF में अगर मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो माना जाता है कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन स्टॉक ऑफ एच, ठीक है ना। वो क्या माना जाता है? कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन स्टॉक ऑफ HUF। मेंबर अगर HUF में कुछ भी देता है, ठीक है, तो वो पूरी तरह से एग्जाम, ठीक है, वो एक्सपेंस तो खैर नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन कहलाता है। कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन स्टॉक ऑफ वो HUF, मतलब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को फैमिली की प्रॉपर्टी बना देना। HUF के कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? भाई किसी मेंबर के नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसे वो HUF की प्रॉपर्टी बना दे, पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी ना रख के पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी बना, ठीक है ना। तो जब HUF करेंगे उस वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे ही पॉइंट्स डिस्कस होते हैं इनकम टैक्स में। HUF दे रहा है तो एक्सपेंस है, रिसीवर के लिए टैक्सेबल। खैर बच्चों, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? मेंबर HUF में। फिर उसका वाइसे वर्सा में भाई पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन के थ्रू जाता है, या क्योंकि HUF की प्रॉपर्टी का नॉर्मली पार्टीशन होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट होती है किसमें? मेंबर्स। या तो उसके हिसाब से हम लोग टैक्सेबिलिटी देख लेते हैं, या फिर यहाँ पर अगर HUF मेंबर को दे रहा है तो भी टैक्सेबल। क्लियरली अभी इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ डिस्कस होगा तो क्लास के बाद एक बार देख, ठीक है ना, अगर पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो। बच्चों हम इस पॉइंट पे आते हैं। देखो क्या लिखा, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? इन दोनों, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? यस बच्चों 7 लाख। क्या लिखा है देखते हैं। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एन any asset as stock in trade, it will not be taxable as gift. Example, Mr. X is a car dealer in gold, is a dealer in a gold, and he has purchased gold for ₹20 lakh, but market value is 27 lakh. तो बच्चों यहाँ पर डिफरेंस चाहे 7 लाख रुपए का आ रहा है, लेकिन ये एज अ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं। सर एज अ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चों, स्टॉक इन ट्रेड है। बच्चों मान लो ये गिफ्ट, ये सॉरी गिफ्ट कह रहा हूँ, ये जो गोल्ड परचेज किए हैं, ये सेल होता है 35 लाख रुपए का। खरीदा कितने का मिस्टर एक्स ने? 20 लाख का। और वो सेल करता है कितने में? ध्यान देना, मान लो वो सेल कर रहा है कितने में कर रहा है? 35 लाख। बच्चों सेल वैल्यू में से किसे माइनस करेंगे?
भाई लेस करेंगे परचेज कॉस्ट को, ठीक है, परचेज कॉस्ट को माइनस करेंगे, कितनी माइनस होगी सर 20 लाख। बच्चों क्या आ जाएगा माइनस कर, बच्चों यहाँ माइनस करके आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आएगा 5 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। बच्चों ये जो प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख का, सॉरी 5 लाख नहीं 15 लाख, ठीक है, ये जो प्रॉफिट आ रहा है 15 लाख का, हाँ जी 15 लाख का जो प्रॉफिट आएगा बच्चों ये टैक्सेबल हो जाएगा, इस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो इसी वजह से, क्योंकि भाई बाद में जब सेल होगा तो उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो एज अ बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, इसलिए इस पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक्सेप्शन किसके केस में, स्टॉक एंड ट्रेड के केस में, नॉट टैक्सेबल एज गिफ्ट। चाहे डिफरेंस 50,000 को एक्सीड भी कर रहा है, चाहे डिफरेंस 50,000 को एक्सीड भी कर रहा है, तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज स्टॉक एंड ट्रेड है। और स्टॉक एंड ट्रेड पे हमें पता है जब वो सेल होगा तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। स्टॉक एंड ट्रेड जब सेल होगा तो उसके ऊपर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टॉक एंड ट्रेड जब परचेज करते हैं, चाहे आप मार्केट वैल्यू से कम में भी खरीद रहे हो, तो भी डिफरेंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। डन बच्चों, देखो इस स्टेटमेंट में भी शायद यही लिखा हुआ है, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी एसेट एज स्टॉक एंड ट्रेड इट विल नॉट बी टैक्सेबल एज गिफ्ट, वो टैक्सेबल नहीं होगी एज गिफ्ट। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज अ डीलर इन गोल्ड एंड ही हैज परचेज गोल्ड फॉर ₹20 lakhs but market value is 27 lakh, difference 7 lakh. In this case, it will not be taxable as gift because cost will be shown in the books as ₹20 lakh. बुक्स में क्योंकि हम कॉस्ट तो 20 लाख ही शो करेंगे। एंड एंटायर प्रॉफिट ऑन सेल शैल बी टैक्सेबल अंडर द बिजनेस और प्रोफेशन। पीजीबीपी में प्रॉफिट जब आएगा, सेल करेंगे, प्रॉफिट जो आएगा तो पूरा पूरा पीजीबीपी में टैक्सेबल है, इसीलिए फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस परचेज कॉस्ट पे टैक्सेबल नहीं होगा एज गिफ्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। डन बच्चों, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो एमटीपी का क्वेश्चन है, नवंबर, सॉरी एमटीपी का क्वेश्चन है नवंबर 20 का, है ना। From the following transactions relating to Mrs. Natasha, determine the amount chargeable to tax in her hand for assessment year 22-20. Your answer should be supported by reason. बच्चों बर्थडे पर गिफ्ट मिला 40,000 रुपए, बच्चों वैसे ही 50,000 से कम है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, 50,000 से कम है, बाय मीन्स ऑफ चेक फ्रॉम हर फादर, ठीक है। पहली बात तो वैसे ही 50 देख के ही पता चल रहा है 50,000 से कम है, ठीक है ना। अच्छा, फादर्स मेटरनल अंकल से मिले, क्या ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, फादर्स मेटरनल अंकल? No. नहीं आते। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन 12 February 2022 शी एक्वायर्ड अ वेकेंट साइट फ्रॉम हर फ्रेंड फॉर ₹1,32,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी ने फिक्स की वैल्यू 2 लाख। बच्चों पहली बात तो ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दो चीजें देखते हैं, क्या डिफरेंस 50,000 को एक्सीड कर रहा है, यस और नो। क्या डिफरेंस 50,000 को एक्सीड कर रहा है, आंसर इज यस। क्या डिफरेंस 10% ऑफ कंसिडरेशन को एक्सीड कर रहा है, हाँ जी। क्या 10% ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन 132 है, उसका 10% 13,200। क्या डिफरेंस 10% ऑफ कंसिडरेशन को एक्सीड कर रहा है, आंसर इज यस। बच्चों दोनों पॉइंट एप्लीकेबल, दोनों पॉइंट हो गए। डिफरेंस 50,000 को भी एक्सीड कर रहा है, डिफरेंस 10% ऑफ कंसिडरेशन को भी एक्सीड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो भी डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल एज गिफ्ट हो जाएगा। किस फॉर्म में टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल एज गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल दे, शी ब्रॉट 50 इक्विटी शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम अनदर फ्रेंड फॉर ₹75,000। बच्चों क्या शेयर्स प्रॉपर्टी में आते हैं, आंसर इज यस, शेयर्स प्रॉपर्टी में आते हैं। और वैल्यू कितने को एक्सीड कर रहे हैं, बच्चों ये प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें वो 10% वाला पॉइंट नहीं होता, ये 10% वाला पॉइंट सिर्फ किसमें होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी में सर सिर्फ 50,000 वाला पॉइंट देखते हैं, और वो भी कंपैरिजन किससे करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। कंसीडरेशन को फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और डिफरेंस 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो टैक्सेबल होगा, सिंपल, तो टैक्सेबल होगा। चलते हैं वापस बच्चों, 50 इक्विटी शेयर्स खरीदे थे 75,000 के, और फेयर मार्केट मार्केट वैल्यू 130, फेयर मार्केट वैल्यू 130, तो जो भी डिफरेंस है, क्योंकि वो 50,000 रुपए को एक्सीड कर रहा है तो फुली टैक्सेबल हो गया, है ना, डिफरेंस टैक्सेबल हो जाए। डन बच्चों, देखो डिफरेंस यहाँ पर टैक्सेबल कर दिया गया। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 ही पॉइंट, और देख के ही पता चल रहा है आंसर आ रहा है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी बारी, ट्राई करो फटाफट। आप लोगों से 1 बाय 1 हर किसी से मैं पूछूंगा, नाम लेकर पूछूंगा, एक एक पॉइंट पूछूंगा, हर किसी को एक एक पॉइंट का आंसर देना। ये करेक्ट आंसर है आपका, सेकंड भी करेक्ट है। यस बच्चों, बच्चों ने आंसर भेजे हैं। मानसी करेक्ट, एक मिनट, ठीक है, दृष्टि करेक्ट,
गुंजन करेक्ट है आपके आंसर। सेकंड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का, ये बच्चों करेक्ट है। आरती करेक्ट है, ये आपके आंसर्स भी करेक्ट है। अगेन बच्चों ने आंसर भेजे हैं, करेक्ट भेजे हैं सबने। गौरव के भी आंसर्स आ गए। कौन रह गया अभी? सबने आंसर दे दिए। यस बच्चों, देख लेते हैं, चलो सबने ट्राई कर ही लिया। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या था? कैश गिफ्ट था 75,000, और कैश गिफ्ट हमने क्या पढ़ा था कि कैश गिफ्ट अगर 50,000 रुपीज को एक्सीड करता है तो क्या होगा? फुली टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल। बिल्कुल बच्चों, करेक्ट है, फुली टैक्सेबल होगा। तो सबके आंसर आए हैं, और भी आए हैं। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट के आंसर्स भी बच्चों ने भेजे हैं। यस बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देख, फिर लिखा है बुलियन, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज रुपीज 60,000। बच्चों मैरिज पे मिलने वाला गिफ्ट एग्जाम होता है, ठीक है, बर्थडे पे मिलने वाला एग्जाम नहीं होता, टैक्सेबल होता है। बच्चों ने बहुत कुछ आंसर्स लिख के भेजे। यस, तो भाई 60,000 रुपीज का गिफ्ट क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यू, ये प्रॉपर्टी अदर अदर प्रॉपर्टी में आ गया ना, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रही है, फुली टैक्सेबल। फिर आ रहा है प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद, 1 जुलाई 2021 को लिया है। द स्टैम्प वैल्यू ऑफ विच इज रुपीज 5 लाख ऑन द डेट मिस्टर वाई हैड परचेज द लैंड इन अप्रैल 2015। बच्चों ये रिकॉर्ड जो हम देख रहे हैं मिस्टर एक्स का, देख ऊपर लिखा हुआ, जो कि डीलर इन शेयर्स है, ठीक है ना। तो फिर देखते हैं प्लॉट ऑफ लैंड रिसीव हुए और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख। मिस्टर एक्स परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड जेड हु इज ऑल्सो डीलर इन। बच्चों जो प्लॉट ऑफ लैंड है उसका क्या होगा? यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं लिखी। इट मीन्स ये ना फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट कंसिडरेशन। फ्री ऑफ कॉस्ट मिला मीन्स विदाउट कंसिडरेशन। तो पूरा 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कंसिडरेशन तो है नहीं। वैसे हम लोग क्या करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, नॉर्मली कंसिडरेशन होती है, तो कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस टैक्सेबल होता है। लेकिन यहाँ वैसे ही कंसिडरेशन जीरो है, तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 में तो मिस्टर एक्स भी डीलर इन शेयर्स है। मिस्टर एक्स भी क्या है? डीलर इन शेयर्स। ऊपर ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन जहाँ शुरू हुआ है, मिस्टर एक्स डीलर इन शेयर्स, और परचेज किया उन्होंने शेयर्स मिस्टर जेड से, वो भी डीलर इन शेयर्स। तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि ये डीलर इन शेयर्स हैं और शेयर खरीदेंगे तो क्या होगा इनके लिए? स्टॉक इन ट्रेड। 1,000 शेयर्स खरीदे ऑफ एक्स लिमिटेड एट द रेट रुपीज 400 ईच ऑन 19 जून 2021। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 600 रुपए थी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कहीं कुछ टैक्सेबल होगा भी या नहीं होगा? अच्छा यस बच्चों, नहीं हो, रीजन लॉजिक क्या है वैसे? यस बच्चों, क्योंकि बिजनेस वो इनकम स्टॉक हुई इन ना ट्रेड सर। डील कर रहे हैं ना। देखो स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड में अगर डिफरेंस अराइज भी होता है, 200 रुपए का डिफरेंस अराइज हो भी रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, लेकिन वो उसके लिए एज अ बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगा। जब वो बेचेगा ना तो वो एज अ बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। तो परचेज के टाइम पे अगर कोई डिफरेंस आ भी रहा है फेयर मार्केट वैल्यू तो वो टैक्सेबल एज गिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टॉक इन ट्रेड है। और स्टॉक इन ट्रेड में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब सेल होगा तो वो प्रॉफिट की फॉर्म में टैक्सेबल हो जाए, इसलिए परचेज के टाइम पे एज अ गिफ्ट उसे टैक्सेबल नहीं करते। अगर डिफरेंस आ भी रहा है तो भी एज अ गिफ्ट उसे टैक्सेबल नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट पे क्या लिखा है? ऑन 1 November 2021 मिस्टर एक्स टुक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग खरीदी इन्होंने, बुक्ड बाय हिम 2 years बैक एट रुपीज 20 लाख। हमने ये देखा था कि उन्होंने जब एग्रीमेंट किया था, ठीक है, बुकिंग की थी 2 years बैक, 20 लाख की बुकिंग की थी। ये कह रहे हैं बुकिंग की डेट पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, हम यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेते हैं ना, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ऑन द डेट ऑफ बुकिंग जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख, और जब पोजेशन मिली तो वैल्यू 32 लाख, ठीक है ना। बच्चों जब बुक करवाया था कितने में बुक करवाया था? 20 लाख में। हम तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे बच्चों, एग्रीमेंट की डेट पे, बुकिंग की डेट पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी उससे कंपेयर, ना कि पोजेशन या रजिस्ट्री की डेट। कौन सी डेट पे कंपेयर करते बच्चों? बुकिंग की डेट पे, एग्रीमेंट की डेट, उस टाइम पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी उससे कंपेयर, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 लाख। यस बच्चों, तो 3 लाख टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम अदर्स। आगे देखते हैं बच्चों, ये आपका होमवर्क रजिस्ट्रेशन नंबर 2 3, ठीक है ना। 2 3 एक बार घर से देख लेना, होमवर्क है आपका। और क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देख ध्यान देना। गिफ्ट टू द एम्प्लॉइज, बच्चों ये सैलरी के चैप्टर में कवर्ड। कौन से चैप्टर में? सैलरी के चैप्टर। गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर इन काइंड अप टू रुपीज 5,000। बच्चों ये बात पहले ही क्लियर ध्यान रखना, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आ गया ना तो कौन सा हेड आ जाएगा? सैलरी, टैक्सेबल। और इसमें लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी क्योंकि हेड चेंज हो गया। अभी तक जो हम गिफ्ट पढ़ रहे थे वो कौन से हेड में पढ़ रहे थे? अदर सोर्सेज। ये कौन सा हेड आ गया?
सैलरी, तो कौन से हेड में टैक्सेबल है? सैलरी के हेड में टैक्सेबल। क्या लिखा है यहाँ पर भी? अगर काइंड में तो 5,000 रुपए तक एग्जाम। शर्त क्या है? काइंड में होना चाहिए। कैश या फिर कन्वर्टेबल इनटू कैश है तो फुली टैक्सेबल, 1 रुपया भी टैक्सेबल। ये 5,000 रुपए का जो बेनिफिट है, ये 5,000 तक टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, इन काइंड दे रहा है, तो अप टू 5,000 क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। और 5,000 से जो भी एक्सेस होगा बच्चों, फुल ही नहीं होगा, जो भी एक्सेस होगा वो टैक्सेबल होगा। मान लो 6,000 रुपए का गिफ्ट दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, इन काइंड दिया, तो क्या होगा सर? 6,000 माइनस 5,000। 5,000 रुपए तक एग्जाम का माइनस करेंगे 5,000, रिमेनिंग 1,000 बैलेंस, 1,000 टैक्स। एक्सेस ओवर इट इज टैक्सेबल। बच्चों सैलरी में जो एक्सेस होगा वो टैक्सेबल है, ठीक है ना? If the employer has given any voucher or token in lieu of which such gift may be received, बच्चों वो भी एग्जाम इन द सिमिलर मैनर। वाउचर या टोकन दिया है तो वो भी एग्जाम, लेकिन वो कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है इन कैश और विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश और विच कैन बी इन कैश, तो फुली टैक्सेबल। सिर्फ काइंड के केस में 5,000 रुपए तक की एग्जाम्पशन है। अगर वो कैश में है, कन्वर्टेबल इनटू कैश है, ठीक है, तो कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा, सब कुछ फुली टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश गिफ्ट दे रहा है तो फुली टैक्सेबल, ये कन्वर्टेबल इनटू टैक्स है, फुली टैक्सेबल। देखो नीचे नेक्स्ट एग्जांपल वही दिया होगा। एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों ने, एम्प्लॉय को अगर 10,000 का गिफ्ट मिला इन काइंड, तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? यहाँ 50,000 वाली लिमिट लेंगे ही नहीं। वो 50,000 की लिमिट जो थी ना बच्चों, वो अदर सोर्सेज के लिए। यहाँ 50,000 की लिमिट नहीं है, यहाँ कितने की लिमिट है? कैश के लिए, कन्वर्टेबल इनटू कैश के लिए तो फुली टैक्सेबल। और अगर काइंड में रिसीव हो रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को गिफ्ट, जो कि सैलरी का हेड है, तो 5,000 रुपए तक एग्जाम होगा। कितने तक? 5,000 तक एग्जाम होगा। उससे एक्सेस जो भी होगा वो टैक्सेबल होगा। बच्चों यहाँ 50,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी इसकी, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, ठीक है। एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर कुछ टैक्सेबल होगा भी तो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ 50,000 की लिमिट नहीं है। यहाँ काइंड में देखो क्या लिखे हैं, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड and he has received a cash gift of rupees 11,000 from his employer. In this case, taxable amount shall be 11,000 and it will be income under the head salary. बच्चों कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? मैंने पहले ही बता दिया था, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, अदर सोर्सेज वाला नहीं है, ये सैलरी के हेड वाला है। और कैश है या कन्वर्टेबल इनटू कैश है तो फुली टैक्सेबल है। लेकिन अगर वही क्या कह रहे हैं, रिस्ट वॉच रिसीव हुई है 11,000। बच्चों अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रिस्ट वॉच दी है 11,000, सर ये तो अदर सोर्सेज में प्रॉपर्टी में नहीं आता। भाई बार बार बता रहा हूँ, यहाँ अदर सोर्सेज वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ये डिफरेंट हेड में आ गए हम लोग, सैलरी के हेड में आ गए। गिफ्ट का टॉपिक अदर सोर्सेज वाला खत्म हो गया, अब ये सैलरी वाला है। यहाँ 5,000 तक काइंड में 5,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट है और एक्सेस टैक्सेबल होगा। अब रिस्ट वॉच दी 11,000 की, बच्चों 5,000 माइनस कर दोगे, बैलेंस कितना आ जाएगा? 6,000। तो 6,000 टैक्सेबल। तो वहां के प्रोविजंस और यहाँ के प्रोविजंस में बहुत डिफरेंस है। वहां क्या होता था, 50,000 रुपए से 1 रुपए भी एक्सेस होगा तो पूरा पूरा 50,000 1 रुपए टैक्सेबल होगा। एक्सेस नहीं निकालेंगे, डिफरेंस नहीं निकाले। यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 5,000 की लिमिट है और 11,000 का गिफ्ट मिला है तो भाई एक्सेस लेंगे, एक्सेस टैक्सेबल हो। 11,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, बैलेंस एक्सेस वो टैक्स अंडर द हेड सैलरी। डन बच्चों। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक्सप्लेन टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस प्रोफेशन। गिफ्ट और परक्विजिट फ्रॉम क्लाइंट्स, सेक्शन 28 पीजीबीपी की बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट arising from business or the exercise of a profession shall be taxable under the PGB। बच्चों पीजीबीपी में अगर कोई गिफ्ट रिसीव हो रहा है, whether convertible into money or not, it is fully taxable, it is fully taxed। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी गिफ्ट और परक्विजिट और बेनिफिट आइदर इन कैश और इन काइंड फ्रॉम एनी ऑफ हिज क्लाइंट्स। बच्चों बिजनेस ऑनर को अपने क्लाइंट से रिसीव हो, बिजनेस ऑनर को अपने क्लाइंट से रिसीव हो रहे हैं, it will be considered to be business receipt। क्या कंसीडर करेंगे? बिजनेस रिसिप्ट। एंड शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन while computing income under the head business। तो जब पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे तो उसे उसमें इंक्लूड करें। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ए डॉक्टर हैज रिसीव्ड ए गिफ्ट ऑफ रुपीज 40,000 फ्रॉम वन ऑफ हिज क्लाइंट्स। इन दिस केस इट विल बी कंसिडर्ड टू बी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। तो डॉक्टर को अपने क्लाइंट से गिफ्ट मिला 40,000 का, तो उसके लिए पीजीबीपी में टैक्सेबल
होगा। स्कॉलरशिप, अवार्ड, रिवॉर्ड, क्या ये भी टैक्सेबल होता है? बच्चों सेक्शन 10 में एग्जम्पशन है इनके लिए, ठीक है ना। स्कॉलरशिप के लिए एग्जम्पशन किसमें? सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 में। और अवार्ड रिवॉर्ड के लिए सेक्शन 10 में एग्जम्पशन है। देखते हैं क्या लिखे हैं। स्कॉलरशिप रिसीव बाय पर्सन फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। Exempt from tax. Any award or reward, whether in cash or in kind, instituted by the central government or state government shall be exempt from income tax. भाई अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है तो इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट है। सिमिलरली एनी प्राइवेट अवार्ड और रिवॉर्ड शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इफ अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई प्राइवेट अवार्ड या रिवॉर्ड भी रिसीव हो रहा है जिसे सीजी ने अप्रूव किया है तो वो भी पूरी तरह से क्या होगा बच्चों? एग्जाम्प्ट होगा, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो बच्चों इसी के साथ गिफ्ट टैक्स के प्रोविजंस कंप्लीट होते हैं। प्रोविजंस हमने कर लिए हैं बच्चों, टॉपिक मैं कंप्लीट नहीं मानूंगा जब तक आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस करोगे नहीं, करके सॉल्व करके भेजने हैं।